हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारी ECMAScript की जो अभी सीरीज चल रही है, ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं ECMAScript के ऊपर। तो उसमें हमने एक कहानी बनाई है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा जो एक डेवलपर था, उनको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अपडेट कैसे किया ECMA वालों ने, कैसे स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए और कुछ नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाया जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे क्या है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट का वो इजी हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो उस कहानी को आगे लेके चलना है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या है। उससे पहले हमने देखा था कि रेस्ट पैरामीटर कैसे चलते हैं। दोनों के अंदर हम 3 डॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर बोलेंगे। ओके, अब मैंने उस वीडियो में समझाया था, स्प्रेड ऑपरेटर में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एरे के अंदर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एरे के अंदर हमने स्प्रेड ऑपरेटर देखा तो था, लेकिन और एक तरीका है जिससे हम लोग एरे के अंदर डिफाइन करते हैं, हमें वैल्यूज मिलती है उनके थ्रू, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। तो वो कैसे करना है उसके बारे में आज का टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है हमारा एरे डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। ठीक है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर हमारा वीडियो होने वाला है आज। तो आज का हमारा वीडियो होगा एरे डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर कि ये चीज क्या है। दो चीजें हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। दोनों चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले कहा था कि मेरा जो फोकस होने वाला है अभी के लिए वो ये होने वाला है कि हमें क्या करना है कि फटाफट जो रिएक्ट में जो चीजें यूज होने वाली है उसका जो ओवरव्यू है वो हम लोग ECMAScript के अंदर फटाफट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग रिएक्ट का जो वीडियो है, ट्यूटोरियल है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी के वीडियोस जो ECMAScript के हैं और जावास्क्रिप्ट के हैं जो बच चुके हैं, जो टॉपिक बचेंगे, वो मैं बाद में अपलोड करूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो टॉपिक्स भी आपके छूटे नहीं और सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि ऐसे कुछ फंक्शंस होंगे जो हम लोग रिएक्ट में इस्तेमाल करेंगे, उनके वीडियो में बाद में अपलोड करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर या ECMAScript के अंदर। तो वो भी आप लोग सीख सको, इसीलिए हम लोग जो है वो चीज़ें बाद में करेंगे और रिएक्ट के अंदर पहले स्टार्ट कर देंगे वीडियो बनाना। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू बेसिक्स जान लेंगे ECMA स्टैंडर्ड का। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ एरे डिस्ट्रक्चरिंग होगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में भी देख लेंगे। चलिए, अब फ्लैश बैक पे चलते हैं थोड़ा। हमारा जो डेवलपर था कहानी वाला, वो क्या करता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है। अब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग करते क्या है, एक एरे बनाते हैं। अब एरे के अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाल दूं, जैसे कि मैं न्यूमेरिक नंबर डाल सकता हूँ, मेरा नाम डाल सकता हूँ, कोई भी चीज हम लोग डाल दे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से डाल दिया। अब होगा ये वाला वेरिएबल ऑलरेडी हमारा यूज हो चुका है पहले, तो इसको अभी के लिए फिलहाल बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे एरे का जो वेरिएबल है वो हम लोग ले लेंगे। अब हमें इसको कंसोल करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एरे है वो रिटर्न होगा और एरे के फॉर्म में हमें कंसोल दिखेगा अपना आउटपुट। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे। अब हमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे हम लोग एरे में से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे console डॉट लॉग, यहाँ पे एरे ऑफ 0। अगर मैं इस तरह से कुछ लिखूंगा, रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो रिफ्रेश होने के बाद देखिए एरे जो था वो मेन एरे है और 0 इंडेक्स पे 50 था, तो हमने 50 आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कोडिंग ने जो था वो करवा दिया। तो यहाँ पे इंडेक्स से हम लोग इस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब डेवलपर तो इस तरह से काम करता है। चलिए, उसने काम कर दिया, इंडेक्स से एक्सेस भी करवा लिया। अगर डायनेमिक करना है तो लूपिंग करवा सकते हो और लूपिंग के हिसाब से हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस करवा सकते हैं। चलो, यहाँ तक तो क्लियर है कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये करते थे। अब जब ये डेवलपर था इस तरह से काम कर रहा था, तो एक बंदा आया, उसने उसको एक क्वेश्चन किया कि भाई मुझे एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, उसका जवाब आप मुझे दे दो। बोलेंगे हाँ बोलो। उसने कहा कि आपके पास एरे में अभी के लिए कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, 50, 60, 70, 80 और 90। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, 5 एलिमेंट्स है ऐसा उसने बोला। अब वो बोल रहा है कि मान लीजिए कि मुझे इन 5 एलिमेंट्स में से कुछ ही एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा। तो डेवलपर बोला कि उसमें क्या है, आपको इंडेक्सिंग उतनी ही लेनी है, जैसे कि अभी 0 है तो 0 लीजिए, 1 है तो 1 लीजिए, 2 है तो 2 लीजिए, आपको जितनी जरूरत है उतनी इंडेक्सिंग ले लीजिए। तो बोले नहीं,
ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एरे का जो ये वेरिएबल है मैं उसको, जैसे कि पहली लाइन एक जो 145 लाइन पे मेरा जो कोड है उसमें मैंने लिखा है console.log array। अब जब मैं ये वेरिएबल को एक्सेस करूंगा तो मुझे ये 50 60 70 80 90 तो देगा ही देगा, पूरा का पूरा एरे देगा। तो डेवलपर बोलेगा हाँ वो तो जाहिर सी बात है कि एरे है, रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में तो जो एरे लिखा है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ रिटर्न करेगा। तो बोले नहीं, अगर मुझे कुछ ही एलिमेंट्स चाहिए तो भी मैं उसको करवा सकता हूँ। तो डेवलपर बोला वो कैसे करवा सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल, एरे में से हम लोग जितना चाहिए उतना कैसे ले सकते, सिवाय हम लोग इंडेक्स पास करें तो वो हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। अगर आप एरे का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करोगे तो वो सभी एलिमेंट आपको देंगे। तो बोले नहीं, इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा डिस्ट्रक्चरिंग। तो बोले वो क्या है, तो एक्मा ने इंट्रोड्यूस किया डिस्ट्रक्चरिंग, जो कि आपकी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में कई बार काम में आता है। अब मैं यहाँ पे जो जो टॉपिक्स करवाऊंगा वो सारे के सारे जब आप रिएक्ट हम लोग सीखेंगे या रिएक्ट आपने कहीं पे देखा है या पढ़ा है, उसको पता चला है, प्रोग्रामिंग आपने किया है, तो आप वो चीजें यहाँ पे अब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारा बेस एक्मा स्क्रिप्ट से आया है, एक्मा स्टैंडर्ड से आया है रिएक्ट के अंदर, और वही चीजें इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उसने बोला कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि आप कोई कपड़े की दुकान में गए हो। ठीक है, अब जेनेरिक कपड़े की दुकान है, उसके अंदर आप कपड़े खरीदने के लिए गए हो, आप आपको जेंट्स वेयर में जाना है, मतलब वहां पे अब मान लीजिए कि सभी तरह के कपड़े मिल रहे हैं, लेडीज के भी मिल रहे हैं, साड़ियां मिल रही है, कुर्तीज मिल रही है, जेंट्स की भी जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट सब कुछ मिल रहा है, छोटे बच्चों के भी कपड़े वहां पे मिलते हैं। पूरी की पूरी शॉप कपड़े की है और सबके लिए वहां पे कपड़े अवेलेबल है। ठीक है, तो जब आप वहां पे जाओगे तो क्या आप सभी काउंटर पर घूमोगे क्या अपने कपड़ों के लिए, तो बोले ऐसा थोड़ी होता है, अगर हमको जेंट्स वेयर चाहिए तो हम लोग उसके डिपार्टमेंट में ही जाएंगे ना। तो बोले एग्जैक्टली, जहां पे आपको जिस चीज की जरूरत है आप वहीं पे जाओगे, आप सभी काउंटर पे थोड़ी घूमोगे कि भाई नहीं आप पहले साड़ी के काउंटर में जाओगे, वहां पे मना करेगा, फिर आप अगले कुर्तीज के काउंटर पे जाओगे, वहां पे मना करेगा, फिर चिल्ड्रंस वेयर में जाओगे, वहां पे छोटे बच्चों के कपड़े होंगे, आपको वहां पे देखना पड़ेगा, फिर आप मना करोगे, फिर आगे के काउंटर में जाओगे। अब आपको जीन्स टी शर्ट लेना है तो आप शर्ट के डिपार्टमेंट में जाओगे, शर्ट पूछोगे, वो मना करेगा, वापस आप टी शर्ट वाले डिपार्टमेंट में जाओगे। ऐसा थोड़ी करोगे, आप डायरेक्टली देखोगे या पूछ लोगे एंटर होने के बाद कि भाई जेंट्स वियर मुझे टी शर्ट और पैंट चाहिए, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, तो वो बता देगा कि भाई उस वाले काउंटर पे चले जाइए। ठीक है, तो जितना जरूरत है, आपको जो चीज की जरूरत है सिर्फ आप उसी पे फोकस कीजिए और उसी को एक्सेस कीजिए, ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली वो डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, डेवलपर ने बोला कि वो समझाइए। चलो रियल टाइम एग्जांपल है वो मैं समझ गया। अब ये रियल टाइम एग्जांपल आपको इंटरव्यू के पर्पज से भी पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो या फिर सोच सकते हो आपके आसपास जो है एटमोसफियर और जो रियल लाइफ है आपकी उसके आसपास वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चलिए, तो प्रोग्रामेटिकली अब डिस्ट्रक्चरिंग समझाना है डेवलपर को, तो कैसे समझाएंगे, जो बंदा बैठा था उसने अब समझाया कि भाई देखो मैं बताता हूँ, आपको करना ये है कि यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है अभी के लिए कमेंट कर दो, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब आपको करना ये है, ओके, तो करना ये है कि ये एरे जो है उसको अब डिस्ट्रक्चराइज करो। अब कैसे करेंगे, तो पहले आप एक वेरिएबल ले लो कोई भी, उसको कंसीडर करो कॉन्स लेट या कुछ भी, फिर एक एरे के फॉर्म में यहाँ पे चीज बनाइए, एरे बनाइए, चीज नहीं बोल सकते, एरे खुद ही है तो एरे बनाइए। अब यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, पांच, पांच एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे अब आप पांच एलिमेंट्स ले लीजिए, नम वन ले लिया मैंने, नम टू ले लिया मैंने, नम थ्री, नम फोर, नम फाइव, यहाँ पे मैंने ले लिया। अब इस इक्वल टू मैं यहाँ पे एरे लेता हूँ, जो ये एरे का वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं यहाँ पे कॉन्सोल करवाऊंगा किसको, नम टू को, सपोज मैंने नम टू को कॉन्सोल करवाया, रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए 60 मिल गया। अब नम टू में, यहाँ पे नम टू है तो यहाँ पे 60 है हमारे ओल्ड वाले एरे में। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रक्चरिंग।
ठीक है, एक्मा वालों ने बताया कि ये हो गया आपका डिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन उस वाले डेवलपर को, हमारे डेवलपर को समझ में आया ही नहीं कि ये हुआ क्या। तो अब एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को कि किस तरह से ये काम करता है। चलिए, आपके पास अगर कोई एरे है, उसके अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स है, पहले उन एलिमेंट्स को एक एरे में लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, और जो एरे वाला वेरिएबल है उसको ऐसे असाइन कर दीजिए। अब आपकी जो ये लाइन है वो इनडायरेक्टली कैसे बन गई लाइन, देखिए यहाँ पे मैं नीचे बता रहा हूं कि कंपाइल होगा तो कैसे होगा। ये लाइन बन गई, फिर इज इक्वल टू एरे का वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा। ये आपकी बैकएंड में लाइन हो गई। अब देखो, इसका पहला पैरामीटर num1 इज इक्वल टू 50 होगा, इसका पहला पैरामीटर। num2 दूसरा पैरामीटर इज इक्वल टू 60, दूसरा पैरामीटर इस चीज का। num3 जो होगा वो तीसरा पैरामीटर 70 होगा वो इसका। num4 जो है वो फोर्थ पैरामीटर और 80 होगा वो भी फोर्थ पैरामीटर इसका है। और num5 जो है वो फिफ्थ पैरामीटर 90 है उसके बराबर। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी है एरे के एलिमेंट के साथ अपने इस वेरिएबल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इसमें फायदा क्या है, क्योंकि आपके पास जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख रहे हो और एक एक वेरिएबल आप एक्सेस करवा रहे हो। वो तो बराबर ही है कि यहाँ पे एरे ऑफ 0 लिखो या एरे ऑफ 1 लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है, उल्टा ये काम आपका बढ़ गया इतना लिखने का। नहीं, इसमें फायदा ये है कि देखो, पहले के जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे ये एरे का वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेस करना होता है तो मैं करूंगा तो मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो मुझे इंडेक्स लगानी पड़ेगी अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए तो। लेकिन इस वाले केस के अंदर एक ही बार मुझे सारी चीजें लिख देनी है, फिर जो वेरिएबल मुझे चाहिए सिर्फ वही वेरिएबल मुझे एक्सेस करना है, पूरा एरे एक्सेस नहीं करना है। अब वो एक ही बार एक ही लाइन के अंदर आ चुका है, अब मैं बार बार एरे को डिक्लेयर नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको खाली ध्यान में रखनी है कि पहला पैरामीटर तो उसकी पहली वैल्यू, दूसरा पैरामीटर दूसरी वैल्यू, तीसरा तीसरी वैल्यू, चौथा चौथी वैल्यू, पांचवा पांचवी वैल्यू, और आगे जाएगा तो आपको सीक्वेंस उस तरह से मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए, ये हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। एरे का डिस्ट्रक्चरिंग इस तरह से काम करता है। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे, अब देखो मैंने सारे के सारे 5 पैरामीटर्स यहाँ पे डाल दिए। अब मुझे num2 की ही जरूरत है, मैं खाली num2 को ही एक्सेस करूंगा, बस बात खत्म। num3 का एक्सेस करना है तो num3 को एक्सेस करो, देखो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा num3 पे 70 आ गया। सीक्वेंस आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। अब कोई बोलेगा कि नहीं है मेंटेन, मुझे यहाँ पे 70 नहीं चाहिए या 60 को भी नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा। अब देखो, 60 और 70 मुझे नहीं चाहिए तो num2 और num3 हमें नहीं चाहिए, तो ज्यादातर क्या करेंगे, सीधा इसको हटा देंगे। देखिए, अब ये तो वेरिएबल है, ये तो सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, तो num1 num4 num5 मतलब क्या होगा, 50 60 70 होगा। मतलब अगर मैं num1 को एक्सेस करता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे तो 50 आएगा। फिर num4 है, उसको मैं एक्सेस करना चाहूँ तो उसको करूंगा तो मुझे 60 मिलेगा। num5 जो है उसको मैं एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है वो आउटपुट 70 मिलेगा। तो ये तो हो गया, अब 80 और 90 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 एलिमेंट को ही एक्सेस किया है। तो देखो, ये भी एक फायदा है कि मुझे सिर्फ 3 एलिमेंट चाहिए, पहले 3 तो मैं ये ही करूंगा। चलिए, अब क्वेश्चन आया कि पहले 3 चाहिए थे तो चलो हो गया यहाँ पे, लेकिन हमें तो 60 70 नहीं चाहिए थे, तो क्या करना है, तो देखो सीक्वेंस को मेंटेन रखना है, मतलब दूसरा पैरामीटर नहीं चाहिए तो ब्लैंक छोड़ दो, तीसरा पैरामीटर नहीं चाहिए तो ब्लैंक छोड़ दो, तो इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देना है। फिर अब num5 का रिफ्रेश करेंगे तो देखो 90 आंसर हमारा आ जाएगा। num5 फिफ्थ पैरामीटर है और यहाँ पे फिफ्थ की वैल्यू 90 होगी। तो जब आपको बीच से कोई एलिमेंट नहीं चाहिए तो वहां पे आप ब्लैंक छोड़ दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपका कंपाइल होगा तो मेमोरी में भी कम जगह वो खाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं होंगे तो उसको वैल्यू असाइन नहीं होगी, ब्लैंक होगा तो वो मेमोरी में जगह भी कम रोकेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, लाइट वेट करता है आपके प्रोग्रामिंग को। और उस वाले केस में, पुराने वाले केस में क्या था, पूरा का पूरा एरे तो मिलता ही था, उसमें से आप इंडेक्सिंग कर रहे थे। अब आपको एक ही बार एरे डिक्लेयर कर देना है और उसका डिस्ट्रक्चर कर देना है, फिर वेरिएबल को एक्सेस करो। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा काम चलता है।
अब मैंने तो सिर्फ यहाँ पे नंबर्स लिए हैं, आप कोई भी चीज लिख सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल मतलब नेम एरे करके मैंने यहाँ पे लिए है, तो मैं यहाँ पे देखो पहले एबीसी का नाम ले लेता हूँ, फिर मैं PQR कोई नाम ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे XYZ जो है वो ले लेता हूँ, XYZ ले लिया, फिर यहाँ पे हम MNO ले सकते हैं। अब मुझे इसका डिस्ट्रक्चरिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लीजिए कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ name1, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ name2, और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ name3। यहाँ से ऐसे मैंने ले लिया, फिर इक्वल टू करेंगे और मैं यहाँ पे नेम एरे को ले लूंगा। अब देखो मुझे 3 एलिमेंट ही चाहिए तो मैंने 3 ले लिए। अब ABC PQR XYZ ही मुझे मिलेंगे। तो console.log अगर मैं करूंगा, name1 को मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, चलिए रिफ्रेश करेंगे तो क्या होएगा, ABC हमारा मिल गया। अगर मुझे दूसरा पैरामीटर नहीं चाहिए name2 तो मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। name3 पे एज इट इज हमारा XYZ जो है वो आ जाएगा। तो आ गया हमारा XYZ आउटपुट। तो ये भी हो गया आपका डिस्ट्रक्चरिंग। कोई भी एरे का आप डिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो। अब एरे के डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करें, तो हमने एरे में ऑलरेडी स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था जब हमने एरे को मर्ज किया था एक एरे को दूसरे एरे में, तो कैसे अपेंड हो जाता था। अब इसमें भी वही होगा, कैसे मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे name1 जो है उसको रखा है एज इट इज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट के साथ name3 को रख देता हूँ, दूसरा कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया। अब मैं name3 को कंसोल करवा रहा हूँ, रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो देखो एरे आ गया PQR XYZ और MNO का। जैसा कि मैंने बोला था कि रेस्ट पैरामीटर जब आप फंक्शन में पास करते हो तो क्या होता है कि मान लो कि आपके पास 4 पैरामीटर है, आपने रेस्ट पैरामीटर का इस्तेमाल किया है, उसमें पहला पैरामीटर है और फिर रेस्ट पैरामीटर है। तो पहला पैरामीटर की वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन जो रेस्ट पैरामीटर है वो बाकी के 3 को एरे में लाके खड़ा कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको वो कंफ्यूजन लगा तो रेस्ट पैरामीटर का जो मेरा वीडियो है वो प्लीज एक बार जाके देख ले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पे भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि जो हमारा name1 था वो ABC को ले लेगा, क्योंकि वो पहला पैरामीटर, यहाँ पे पहला पैरामीटर मैच हो गया। तो अगर मैं name1 को कंसोल करवाऊंगा, रिफ्रेश करेंगे तो ABC मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे name3 को करवाऊंगा तो वो एरे देगा। क्यों? क्योंकि ये स्प्रेड ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि पहला पैरामीटर ABC वो name1 को असाइन हो गया और बाकी कोई पैरामीटर नहीं है, सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर के साथ name3 को लिखा है। तो PQR XYZ और MNO जो एलिमेंट्स है, जो वैल्यूज है एरे की, वो सीधे name3 को एरे के फॉर्म में असाइन हो जाएगी। इसीलिए हमारा name3 जो है वो एरे रिटर्न करेगा। अब इसमें से आप एक्सेस करवा सकते हो। अब name3 ऑफ 0 मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, PQR मिलना चाहिए, तो PQR मिल जाएगा। तो आप इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर से भी एरे को डिस्ट्रक्चराइज कर सकते हो। ये सारी चीजें, ये सिंटैक्सिस आपको रिएक्ट में जरूर मिलेगी या फिर आपने देखी होगी, आपको पता होगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि ECMA स्टैंडर्ड से ये सारी चीजें डिफाइन होके आई है। ये पूरा बेस है जावास्क्रिप्ट और ECMA स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसी से आपका रिएक्ट जेएस के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादातर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे डेवलपर को ये पूरा डिस्ट्रक्चराइजेशन समझ में आ गया कि ये बहुत एडवांटेज वाला जो है वो पार्ट है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, आई होप कि आपको भी ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए आपके क्वेश्चन के साथ, मैं आपको वो सॉल्व शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जो टॉपिक जो बचे हैं हमारे जावास्क्रिप्ट और ECMAScript के, वो मैं लेटर ऑन अपलोड करूंगा, तो आपका कुछ छूटे नहीं। सिर्फ मेरा ये इंटेंस है, नोटिफिकेशन मिले तो आप देख सकते हो वो नए टॉपिक के वीडियो। ठीक उसी, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर करना चाहो तो। बाकी रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल हम लोग जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।